नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सब जानने के लिए इच्छुक होंगे। ये है भारतीय न्याय संहिता। और इसको डिस्कस करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो लगभग 10 साल से हाई कोर्ट शिमला हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडवोकेट जीवन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सर, जैसे आज का हमारा टॉपिक है BNS भारतीय न्याय संहिता, तो ये कब आया? 2023 के आसपास ये आया और 2024 के मई के महीने से ये लागू होना शुरू हुआ, 1 जुलाई से। तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये BNS और IPC को क्यों हटाना पड़ा जो BNS आया। जी, IPC हमारे एक कॉलोनियल एरा का 1860 में बना एक अधिनियम था, जो एक सिंपल भाषा में हम बोले तो एक दंडावली है कि किस ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट, कितनी सज़ा का प्रावधान है, वो उसमें था। तो जबकि ये 160 वर्षों से ज़्यादा भारत में रहा IPC, इसको बदला अब इन्होंने भारतीय न्याय संहिता से, जिसको हम शॉर्ट में BNS भी बोलते हैं। जी, तो लगभग 160-65 साल बाद ये जो चेंज है, ये परिवर्तन जो है ये आया है। तो अपने साथ किस प्रकार के ये चेंजेस लेके आया है? क्या अनिवार्य था ये लाने के लिए कि IPC, जो कि एक होता है कि चीज़ें मानी होती हैं, अगर 100 साल, 150 साल, 160 साल से कोई चीज़ चल रही है तो वो कहीं ना कहीं ठीक होगी। तो अगर BNS आया है तो वो अपने साथ क्या बदलाव लेके आया है? देखिए, देर आर 2 schools of thoughts. One says that this is a old wine in a new bottle, और कुछ का मानना है कि ये बिल्कुल नए प्रावधान के साथ और एक नई सोच के साथ और एक नए विचार के साथ इसको लागू किया गया है। तो जब 1860 में ये कानून बना IPC, तो उस समय हमारा देश गुलाम था। तो जब इसको गुलामी के दौर सारा इसने गुजार कर हमारे यहाँ 2023 तक जब हम पहुँचे, तो एक टाइम टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, एक समय के साथ जो हर एक कानून एक आउटडेटेड हो जाते हैं। तो समय समय पर IPC में बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, हर एक स्टेट ने अमेंडमेंट्स भी किए हुए हैं। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फील किया कि अब इस IPC को बिल्कुल रिपील करके, इसको ख़त्म करके इसकी जगह एक नया कानून लाना आवश्यक है। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता जो है भारत में लागू किया। 2023 में इसको बना और 1 जुलाई 2024 से इसको पूरे भारत में लागू किया गया। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वक्त का जो टेस्ट है वो सबको देना पड़ता है। तो जो ये टेस्ट IPC ने दिया और उसके बाद जो BNS बन के आया भारतीय न्याय संहिता, तो उसमें क्या संख्या में कुछ बदलाव किया गया है, क्रमांक में कुछ बदलाव किया है, धाराओं में कुछ बदलाव किया है? तो हमें किस प्रकार से हमारे दर्शकों को ये देखना चाहिए? जी, धाराएं की अगर हम बात करें तो IPC में पहले 511 धाराएं थी। अब भारतीय न्याय संहिता में 358 सेक्शंस जो हैं उतने में कवर कर लिया गया है। लेकिन ये काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट। एक चैप्टर्स चेंज किए गए हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस चेंज किए गए हैं। जैसे जो मर्डर की सेक्शन 302 हुआ करती थी, अब वो 103 है। इस तरह से बहुत से प्रावधान जिनकी संख्या पहले कुछ और थी, अब वो कुछ और है भारतीय न्याय संहिता में। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि संख्या चेंज हुई है, तो भाषा भी चेंज हुई होगी। भाषा को कुछ सरल बनाया होगा, भाषा में कुछ इस तरीके की डिटेल्स को कुछ चेंज किया गया होगा कि आम आदमी या कानूनी जो लोग हैं, जैसे आप खुद एक वकील हैं या एक जज जो पैनल में बैठे हैं, और ऐसा माना जाता है कि कानून की भाषा में एक कॉमा की भी वैल्यू है। जी जी, सेक्शंस की लैंग्वेज अगर हम देखें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो IPC में था वही BNS में है। हाँ, इसमें कुछ सज़ाओं का प्रावधान जो है, जिसमें पहले 10 साल की सज़ा थी उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या कम ज़्यादा, फाइन का कम ज़्यादा, इस तरह से किया गया। इसके अलावा जो सेक्शंस की लैंग्वेज है, जो लीगल लैंग्वेज IPC में थी, वही लैंग्वेज सिंपली बोरो करके उन्होंने BNS में डाल दी है। तो जिस प्रकार से भाषा को कहीं ना कहीं सेम रखा गया है जी,
पर कहीं ना कहीं उसमें बदलाव भी है। जी। तो उदाहरण के तौर पर वो किस प्रकार का बदलाव है जो हमें देखने को मिलता है, जो मान लीजिए पुरानी धारा में था और आज की धारा में है? सबसे पहले बहुत सारे बदलाव हैं। अगर हम इसको डीपली देखें, एक मोटे तौर पे देखा जाए तो इसमें इट अपीयर्स सिंपली अ रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, बट इफ़ वी सी इट डीपली, अगर इसको हम डीपली देखें तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे हमारा सेक्शन 124A सेडिशन था आईपीसी में, अब उसको भारतीय न्याय संहिता में बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है जी। अब सेडिशन जो है भारत में कोई ऑफेंस नहीं है जी। इसी प्रकार से कुछ ऐसे और भी चीज़ें इस तरह हैं। से और भी ऑफेंस है। जैसे हमारा सेक्शन 303 हुआ करता था, तो 303 जो डबल मर्डर की जो कन्विक्ट है, जो ऑलरेडी जिसने मर्डर का ऑफेंस किया हुआ है और वो अंडरगो कर रहा है अपनी इम्प्रिजनमेंट जेल के अंदर, और फिर से वो आके ये मर्डर करता है, तो उसको कंपल्सरीली डेथ पेनल्टी दी जाती थी। और इस प्रावधान को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो इस प्रावधान को बीएनएस ने बिल्कुल डिलीट कर दिया, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया है जी। इसके अलावा हमारे पास जैसे 377 है, 377 अननेचुरल ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली नवतेज सिंह जौहर में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो बीएनएस में उस सेक्शंस को बिल्कुल डिलीट कर दिया, उसको नहीं कैरी फॉरवर्ड किया। तो एक तरफ हमारा संविधान है जी, संविधान की रक्षा करता है कानून जी। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये चीज़ें हैं जी, और मॉब लिंचिंग भी उसमें एक बहुत बड़ा एक पार्ट था, जो कि कहीं ना कहीं किसी की बहस बसाई हो गई, कहा सुनी हो गई, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होकर उस व्यक्ति के ऊपर हमला करते थे। जी, जी। तो उसमें भी किस प्रकार से चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसकी वजह से किसी को सज़ा नहीं दी जाती थी। जी, जी। तो मॉब लिंचिंग एक्चुअली आईपीसी में कोई ऑफेंस नहीं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई प्रावधान नहीं था उसमें आईपीसी में, पर मॉब लिंचिंग को बीएनएस में एक स्पेसिफिक सेक्शन में इसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है कि क्या मॉब लिंचिंग है, किस तरह से, और इसके लिए क्या है। तो जैसे सेक्शन 103 क्लॉज 2 में, सब सेक्शन 2 में इसका वर्णन है। उसमें मॉब लिंचिंग के दौरान अगर किसी की डेथ होती है या ग्रुप ऑफ पर्सन, सपोज 5 और मोर पर्सन, वो अगर इकट्ठे होके कुछ ऐसा करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो उसमें उस तरह का सज़ा का प्रावधान है। तो मॉब लिंचिंग नाउ इज़ अ ऑफेंस अंडर द बीएनएस। और पहले क्या था, जो ये मॉब लिंचिंग दर्शकों की जानकारी के लिए, यदि कहीं ऐसा होता कि किसी के जानने वाले को, परिवार वाले को अगर कहीं भीड़ में कुछ सहना पड़ता, कहाँ सुनी हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, तो पहले कानून में उसका कोई प्रावधान नहीं था। किंतु अब बीएनएस के आने से एक जो विक्टिम है उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट एक बीएनएस के माध्यम से दिया गया है। तो सर, ये सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो सुरक्षा हमारे फैमिली में महिलाओं और बच्चों की सबसे ज़्यादा देखी गई है। एक पुरुष भी कार्यरत इसीलिए होता है कि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सके। तो कुछ लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ ऐसे चेंजेस बीएनएस में आए हैं जो कि आप हमारे दर्शकों को कुछ जागरूक करेंगे? सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो आईपीसी और बीएनएस में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि बीएनएस विक्टिम सेंट्रिक है। इसमें विक्टिम्स के लिए खास ध्यान रखा गया है। विक्टिम्स को, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं और इनके अलावा और भी कोई जो भी विक्टिम हो सकता है, उनके लिए खास सज़ा का प्रावधान है और एक अच्छी सोच के साथ एक अच्छा बदलाव उसमें लाया गया है, जो आईपीसी में कहीं ना कहीं एब्सेंट था। तो महिलाओं के लिए जो स्पेसिफिक प्रोविज़न आईपीसी में नहीं थे, तो कोर्ट की रूलिंग द्वारा वो ऑफेंस थे। जैसे रेप ऑन अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, पहले आईपीसी में इसका कोई उल्लेख नहीं था और माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है जिसमें उन्होंने बोला कि इस तरह का अगर हो तो वो भी रेप माना जाएगा। लेकिन अब सेक्शन बीएनएस में 69 सेक्शन है जिसमें ये बोला गया है कि डिसीटफुल मीन से या धोखे से किसी महिला के साथ इस तरह का हो तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में है। उसके लिए स्पेसिफिक
सज़ा का प्रावधान उसमें दिया गया है। और इसके अलावा अगर बच्चों की हम बात करें तो BNS में एक बहुत बड़ा चेंज जो ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल है। जहाँ पे चाइल्ड की बात जो सिर्फ फीमेल चाइल्ड्स थे, अब वहाँ पे मेल चाइल्ड इज़ ऑल्सो कवर्ड। तो जैसे प्रिक्योरेशंस हो गया, प्रोस्टिट्यूशंस हो गया, या सेक्सुअल ऑफेंसेस में जहाँ फीमेल ही एज ए विक्टिम और मैन एज ए एक्यूज्ड हो सकता था, अब वहाँ पे इवन चाइल्ड विक्टिम, मेल चाइल्ड कैन बी अ विक्टिम। तो उनकी सुरक्षा का भी बहुत खास ध्यान रखा गया है और एक अच्छा बदलाव है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक बहुत अच्छी एक प्रेसिडेंट हमारे भारत में बनने जा रहा है। जी। तो इससे एक सवाल मेरे दिमाग में आया जी कि मोस्टली जो क्राइम होता है उसके पीछे एक इंटेंशन होती है। जी जी। तो यदि हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जी कि किस प्रकार से बच्चों को, महिलाओं को शारीरिक लोभ के कारण, मैं बोलना चाहूँगा, या शरीर से जैसे कि कोई अंग निकाल लेते हैं जी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इसमें क्या प्रावधान है? कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ मूवमेंट है पॉजिटिव? जी, जैसे कि मैंने बताया IPC में भी इसका उल्लेख था, IPC में भी इसका प्रोविज़न था, प्रावधान था। अब BNS में भी इसको सेम कैरी फॉरवर्ड किया गया है मानव तस्करी के लिए। जी जी। लेकिन उसमें जैसे मैंने बोला कि अब जेंडर न्यूट्रल है, इसमें इसका जो स्कोप है उसको थोड़ा और एक्सपेंड किया गया है। सज़ा का जो प्रावधान पहले कम था, अब उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वो समय के साथ जो 1860 का जो सिनेरियो था जब वो एक्ट बना था, उस टाइम की परिस्थितियाँ कुछ और थी। अब 2023 में और आज 2025 में सिनेरियो कुछ और है, तो उसी हिसाब से लेजिस्लेचर्स ने इसमें बहुत अच्छे बदलाव उसमें लाए हुए हैं, जो कि बहुत सुरक्षा के नज़रिए से महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। जी। और इसी के साथ साथ मानव तस्करी के साथ साथ एक जबरन श्रम का भी मामला आता है कि भी ज़बरदस्ती किसी से काम करवाया जा रहा है। जी जी। तो इसमें भी कुछ ऐसे प्रावधान, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो पाया जाता है कि वो किसी से ज़बरदस्ती काम करवा रहा है जी, तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है? देखिए, जबरन इसको हम बॉन्डेड लेबर भी बोलते हैं। तो वैसे हमारे भारत में कानून है कि चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज ही कैन नॉट बी, उसको लेबर का काम आप नहीं करवा सकते। 14 साल से कम व्यक्ति जी, इसमें स्पेसिफिक बहुत सारे कानून भी हैं और हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख मिलता है कि आप बॉन्डेड लेबर नहीं करवा सकते हैं। वो हमारे फंडामेंटल अधिकार के विपरीत है, वो विरुद्ध है, उसका वॉयलेशन करती है। लेकिन इसमें जैसे प्रोक्योरेशंस है, तस्करी है, तो BNS IPC में भी इसका उल्लेख था और BNS में थे। अब जब तस्करी करते हैं तो उसका आपका कोई भी उसके पीछे बिहाइंड उसके मोटिव जो है वो कुछ भी इलीगल मोटिव हो सकता है, किसी भी इंटेंशन से वो कर सकते हैं। तो जब तस्करी होगी तो तस्करी के लिए वही सेक्शंस लग जाएंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। जी। और सबसे बड़ी बात उससे एक और निकल के आती है कि जो भी ये अपराधी हैं जो ये सब करते हैं, अगर ये कहीं ना कहीं किसी को पता चले, मान लीजिए कोई दर्शक ही हमारे देख रहे हो, तो हमारे शो के माध्यम से आप कुछ ऐसी छोटा सा एक बताएंगे कि कैसे वो पुलिस को रीच करें, पुलिस प्रशासन को किस तरीके से वो पहुँचें? सबसे पहले क्या उन्हें 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस के पास जाना चाहिए? हाँ, जैसे ये तो नॉर्मल रूल है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, एक हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जो भी क्राइम हो रहा है अपनी सोसाइटी में जहाँ पे, वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो इसका जैसे CRPC जिसको अब रिप्लेस किया गया है भारतीय BNSS में, तो उसमें भी उल्लेख है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जो नॉर्मल रूल है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR के, वो आप कर सकते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरह का जो घटना है हमारी सोसाइटी में हो रही है और ये व्यक्ति हैं जो इस घटना को कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। जी, क्योंकि जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाना एक बात है जी, लेकिन सबसे पहली बात होती है उसको सही जगह पे कंप्लेंट करना। जी। और साइबर अपराध की भी अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा वो फैल चुका है, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं UPI यूज़ कर रहा है, कहीं ना कहीं और जो अन्य जो भी ये ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में जो चलती हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट का भी एक बहुत केस जो है वो उछला था।
तो इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या सिक्योरिटी है आम नागरिक के लिए, किस प्रकार से हम बचें? जी देखिए, जो इस तरह के साइबर क्राइम्स जिनको हम बोलते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट हमारे पास आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि इस चीज़ का खास ध्यान रखता है। लेकिन अब जो बीएनएस, हालांकि आईपीसी में इसका कोई उल्लेख नहीं था, बीएनएस में इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, जो एक 111 में, सेक्शन 111 में। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो साइबर क्राइम होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ये कभी एक नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत सी गैंग होती है, बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं। जैसे किसी को धोखे से किसी के अकाउंट से पैसे लेने हैं, या किसी भी डिसीटफुल मीन्स से, या उसको चीटिंग के माध्यम से उससे पैसे निकलवाने हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी चेन होती है, जिसको अब आज हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के उसका नॉमेनक्लेचर में इसको डिफ़ाइन कर दिया है बीएनएस में। तो अब इसको ट्राई करना कोर्ट में, इसकी कंप्लेंट करना और इसको जस्टिस तक ले जाना एक न्याय के रूप में, तो सेक्शन 111 जो है, ये आज की डेट में बीएनएस में मौजूद है, जो इस चीज़ का खास ध्यान रखेगी। जी, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, क्योंकि साइबर फ्रॉड का ये होता है कि उसके लिए कोई आपसे ओटीपी पूछे ना पूछे, जी, सरकार ने कई ऐसी मुहिम चलाई जिसमें कि ये बताया गया, अमिताभ बच्चन जी ने भी काफ़ी इसको सपोर्ट किया कि कोई भी आपसे ओटीपी पूछे तो आप ना बताएं। किंतु फिर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके फ़ोन में डायरेक्टली घुस के, या ये लोग जो क्रिमिनल्स हैं ये आपके फ़ोन में डाल देते हैं। तो किस प्रकार से लोग बच सकते हैं? क्या किसी को फ़ोन देना बंद कर दें? क्या किसी से, जैसे मान लीजिए कुछ और एप्लीकेशंस हैं उनको डाउनलोड करना बंद कर दें, गेम्स यूज़ करना बंद कर दें? तो कौन सा ऐसा एक मतलब जिसको बोलते हैं सुरक्षित घेरा हम अपने आसपास बनाएं जिससे कि हम बचे रहें? देखिए, इसके लिए जो है एक आपसी सावधानी ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लोभ में या कुछ लालच देके आपसे या तो ओटीपी मांग लेंगे, या आपके फ़ोन में कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल करवाएंगे जिससे वो इंस्टॉल करते ही आपका सारा एक्सेस जो है वो उनके पास चला जाएगा। और जब उनके पास एक्सेस चला गया तो वो सारा का सारा मैनेजमेंट आपका अकाउंट वो ऑपरेट कर सकेंगे, आपकी आईडी, फेसबुक जो भी है आपका, वहाँ से वो पूरा ऑपरेट करके आपको अच्छा खासा नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो वकील साहब, जो ये बीएनएस का कानून है जी, इससे जो ये साइबर फ्रॉड है जी, या जो इससे रिलेटेड आपने बताया कि काफ़ी डिपार्टमेंट्स भी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशंस भी हैं, कई सारे डिपार्टमेंट इसमें कार्यरत हैं, तो सर कैसे, मतलब बीएनएस किस प्रकार से हमें सुरक्षा देता है? देखिए, बीएनएस वैसे एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि सज़ा का प्रावधान है। जी, आपने किसी व्यक्ति ने क्या ऑफेंस किया है, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या सज़ा का प्रावधान है, इसको प्रोसीजरली इसको कोर्ट में ट्राई करना और वो करना, उसके लिए बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। तो ये बहुत सारे तमाम कानून हैं जिसके ज़रिए हम जो है कोर्ट में अपना केस करके उस न्याय तक वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जो विक्टिम है उनको न्याय का रास्ता दिखाया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल। तो अगला जो मेरा आपसे प्रश्न है वो है कि पीछे हमने न्यूज़ में देखा था, काफ़ी ज़्यादा ये चला था कि सेक्शन 106 जो कि हिट एंड रन था जी, उसके खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने, टैक्सी ड्राइवर्स ने और जो अन्य जो कमर्शियल व्हीकल्स जो चलाते हैं, गाड़ियाँ जो चलाते हैं, तो उन्होंने काफ़ी इसका विरोध नेशनल लेवल पे किया था। कहीं ना कहीं चक्का जाम ही मैं बोलना चाहूँगा कि वो कर दिया था उन्होंने संपूर्ण रूप से। तो क्या था इस सेक्शन में, क्या अन्य बदलाव आया जिसकी वजह से ये करना इतना इम्पोर्टेंट हुआ? देखिए, सेक्शन 106, इससे पहले हमारे पास 279 जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग, और 304A जो डेथ बाय नेग्लिजेंस था। तो जब हिट एंड रन के केसेस आते थे ओल्ड एरा में, आईपीसी एरा में, तो उस समय जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है हिट एंड रन केस में, या बहुत सारे हमने न्यूज़ में भी देखा कि वही उस फुटपाथ पे सोए हुए हैं और वो ड्राइव करके उनको पूरे परिवार ख़त्म हो गया हुआ है, तो कोर्ट्स ने बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं कि उसमें उन्होंने बोला कि जो 3 साल सज़ा का प्रावधान है उसमें 279 में भी और उसमें भी,
तो उसको उन्होंने इसको डेथ का नाम दे करके उस तरह से सज़ा बोला कि भी इसमें बहुत डेफिशिएंसी है, इतनी नहीं, इसमें सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए 106 में, सेक्शन 106 में इसमें मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन उसमें एक और भी एक प्रोविज़न है, एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से ड्राइव करता है और उसके नेग्लिजेंटली कुछ ऐसा हो जाता है, अगर वो भाग जाता है, मौके से वहाँ से भाग जाता है, तो तब तो उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो उस विक्टिम को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाता है, उसकी देख रेख करता है और ये हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा वगैरह एक ह्यूमन अप्रोच अगर वहाँ पे रखता है, तो उस केस में आपको सज़ा, उस व्यक्ति को सज़ा कम मिलेगी। तो जो इनका डिमांड थी, जो इनके आर्ग्यूमेंट्स थे, ट्रक ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनका कहना था कि ये जो एक्ट हो रहे हैं ये अनइंटेंशनल हैं, कोई जानबूझ के नहीं करता है, और जब ये हो जाते हैं तो उसमें 10 साल की सज़ा, हमारी जॉब इनसिक्योरिटी है, जॉब इनसिक्योर हो जाएगी। और दूसरा, अगर हम किसी विक्टिम को वहाँ से स्पॉट से हॉस्पिटल ले जाएं तो हमें अपनी जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो इवन ड्राइवर को मॉब लिंचिंग का जैसे हम बोल रहे हैं, तो ड्राइवर की जान को खतरा वहाँ पे हो जाता है। तो वो उनके मुताबिक वो चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, और हालांकि इन सभी चीज़ों के चलते इस 106 को अभी एप्लीकेबल नहीं किया गया है। जो एप्लीकेबल हुआ वो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस हुए हैं। 106 इज़ स्टिल इन अबेयंस। जी, तो आपकी सहमति किस तरफ है? क्या आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नज़रिया ये भी है इसे देखने का कि कहीं अगर आप विक्टिम को आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई में कहीं ना कहीं आप, हाँ, उसमें रिलैक्सेशंस हैं, उसमें अगर ह्यूमन एक मानवता का बहुत बड़ा एक रोल है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कंसर्न भी ठीक है कि अगर जब वो ऐसी चीज़ करते हैं या विक्टिम को उठा के हॉस्पिटल ले जाएं तो लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, वो ड्राइवर को जान से मारने की भी कई बार मॉब लिंचिंग में जैसे हो सकता है। पर लेकिन जब मॉब लिंचिंग एक ऑफेंस हो गया है, जब आईपीसी में इसमें BNSMS में उल्लेख मिल गया है, तो कहीं ना कहीं अब इस प्रोविज़न में भी कुछ ना कुछ अच्छा है जो कि आगे जाके। तो आपकी पूर्ण सहमति इसके साथ है कि इसे लागू करना चाहिए जनहित में सबसे ज़्यादा? देखिए, अभी इसके बारे में तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या है, लेकिन कंसर्न कहीं ना कहीं उनका भी ठीक है। जो पूरा नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट उन्होंने किया था, उनका कंसर्न भी ठीक था। लेकिन प्रोविज़न में भी कुछ ऐसा वो नहीं है कि भी जब हम वो कर सकते, पर यह है कि राइट्स ऑफ एक्यूज्ड एंड विक्टिम्स शुड बी प्रोटेक्टेड। इसमें कंसर्न मेन ये होना चाहिए कि उन ड्राइवर्स का भी राइट प्रोटेक्ट हो और जो विक्टिम है उनका भी राइट प्रोटेक्ट। और BNS का जो है वो आधार ही सबसे बड़ा ये है कि जो विक्टिम है उसको भी एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाए। जी, विक्टिम सेंट्रिक। तो ये जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है कि सुरक्षित घेरा थोड़ा सा जो विक्टिम को मिला है, ये कहीं ना कहीं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के भी मामलों में ये होता था, जहाँ पहले 498A जैसी धाराएं जो थी IPC की, उसमें जो पीड़ित है वो डायरेक्टली, जो हस्बैंड है या अक्यूज्ड जिसको आप बोलते हैं, तो उसको डायरेक्टली जेल कर दी जाती थी। तो इसमें BNS में किस प्रकार से इसमें सुधार आया है, किस प्रकार से एक आशा की किरण एक दिखी है उन लोगों को जो कि चाहते हैं कि उन्हें सच्ची न्याय मिले? जी, देखिए, IPC में और BNS में सेक्शंस डिफ़र हुई हैं। जो 498A था वो अब 84, 85 या 85, 86 हो गया है। इसके अलावा सेक्शंस की लैंग्वेज सेम है, सेक्शंस की सज़ा का प्रावधान भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन जो ये इसके अब्यूज़ के बारे में बहुत सारी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि उससे पहले जैसे डायरेक्ट अरेस्ट हो जाता था, लेकिन अब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मोस्ट रिसेंटली और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड जो हैं उनको भी आप इस तरह से बिना किसी बेसलेस एलिगेशंस पे या जो ओमनिमस एलिगेशंस होते हैं उनके बेस पे उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही उनके खिलाफ आप ऐसी इस प्रावधान में FIR दर्ज करा सकते हैं। थोड़ा आप बेसलेस और ओमनिमस इनको थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे कि इनका हिंदी में अर्थ क्या है? जैसे ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और ये जो क्रुएलिटी है, तो कहीं ना कहीं ये तो समझ आता है कि हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ कोई स्पेसिफिक क्रुएलिटी करी, तो स्पेसिफिक इंस्टांसेस हैं, उदाहरण हैं घरेलू हिंसा के, वो हस्बैंड ने किए हैं। लेकिन कई बार जो उसमें आवेश में आके महिलाएं
सास ससुर पे भी एलिगेशंस लगा देती हैं कि भाई वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भाई बहन हैं हस्बैंड के, उनके ऊपर भी ऐसे एलिगेशंस लगा देते हैं। या जो नॉर्मल सी घरों में बातें होती हैं, उनको आधार बना करके एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, बढ़ा के चढ़ा के कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया जाता है। जी जी। सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि कोई मैसेज आप दर्शकों को देना चाहें, क्योंकि हमने कई चीज़ें अभी जानी, कई चीज़ें आपसे सुनी, तो दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज संक्षेप में आप बताना चाहेंगे कि कैसे वो बीएनएस का अच्छे से उपयोग करें, कैसे जागरूक रहें सबसे पहले तो? जी देखिए, बीएनएस इस तरह के जो एलिगेशंस जैसे ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी, तो जागरूकता का इसमें यही है कि आईपीसी को अब वो करके हम भुला के अब बीएनएस में हैं। तो बीएनएस में हमें अगर आम तौर पे बात करें तो सेक्शंस ही हमें, अगर कोई अगर नॉर्मली 302 बोलता था, अब उसकी जुबान पे 103 हो जाएगा। तो इस तरह का है। बाकी जो अपने सिविल लिबर्टीज़ के राइट हैं, अपने वो हैं, उसके लिए तो आईपीसी में भी वो था और बीएनएस में तो इसको जो चेंज हुआ है आईपीसी टू बीएनएस, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस सो फार एज द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर कंसर्न, है ना। तो इसमें तो जी बहुत अच्छा लगा आप हमारे कार्यक्रम में आए जी। आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी अच्छी जानकारी दी और आशा करता हूँ हमारे दर्शक भी इस इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ सीखें। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें और सेफ रहें। बीएनएस है आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद।